नमस्कार। बुधवार 22 जुलाई की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ खबरों की दुनिया में भी हलचल तेज है। कहीं सियासत गर्मा रही है, कहीं मौसम चुनौती बना हुआ है, तो कहीं नौकरी और शिक्षा से जुड़े बड़े अपडेट आपका इंतजार कर रहे हैं। देश दुनिया की हर जरूरी खबर कम समय में और सीधे आपके लिए। आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आइए शुरू करते हैं जरूरी खबरों से। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के सहायक प्राप्त स्कूलों में 23,899 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई। इनमें शिक्षक, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं। UPESSC को खाली पदों का ब्यौरा मिल चुका है और अब भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है। और अब सीधे चलते हैं पुलिस भर्ती की तरफ, जहां 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कर्नाटक पुलिस में बड़ा मौका है। 2314 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। 12वीं पास योग्य उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 11 अगस्त है। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 20 सितम्बर 2026 को आयोजित की जाएगी। भर्ती के बाद अब मेडिकल छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब लाखों छात्रों को MBBS और BDS एडमिशन के लिए काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार है। MCC जल्द ही काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस साल देश भर में MBBS की 1,36,939 सीटें उपलब्ध बताई गई हैं, जबकि 11.21 लाख छात्रों ने नीट यूजी क्वालिफाई किया है। छात्रों को सलाह है कि वे रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। CBSE ने कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर, नाम और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। छात्रों को सलाह है कि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उनमें दी गई सभी जानकारी जरूर जाँच लें। अब शिक्षा और रोजगार की खबरों से आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं किसान से जुड़ी अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश में किसानों से विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 28 जुलाई 2026 तक आवेदन मांगे गए हैं। किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर राइस ट्रांसप्लांटर, रीजन और शुगर केन रेटून मैनेजर जैसे कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों का चयन 29 जुलाई को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किसान राम प्रसाद बिसेन के लिए सोलर पंप खेती में बड़ा बदलाव लेकर आया है। कभी बिजली कटौती और बढ़ते बिल से परेशान राम प्रसाद अब कुसुम बी योजना के तहत लगे सोलर पंप से आसानी से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से उनका बिजली बिल शून्य हो गया है और समय पर सिंचाई की सुविधा मिलने से खेती भी आसान हो गई है। किसानों की इन खबरों के बाद अब रुक करते हैं देश की सियासत का, जहाँ नीट से लेकर UCC और कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन तक कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। NDA संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटना सामने आते ही तेजी से कार्यवाही कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। PM मोदी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही जरूरी है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता यानी UCC बिल को पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल बताया। बिल के तहत शादी, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिविंग संबंधों जैसे पारिवारिक मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब बिल आगे की संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरेगा। भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों और हरियाणा सरकार के बीच बातचीत के बाद दो प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। सरकार ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जल्द रिहा करने और एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की बैठक कराने का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसान समूह बॉर्डर से वापस लौटने लगे हैं। हालांकि प्रस्तावित ट्रेड डील को रद्द करने की मुख्य मांग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। किसान आंदोलन के बाद अब बात उस छात्र प्रदर्शन की जिस पर सत्ता पक्ष के भीतर से भी बयान सामने आया। दिल्ली में
कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनकी आवाज दबाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान संवाद से होना चाहिए और सरकार ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे। चिराग ने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की जेपी नड्डा से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि सरकार को डर है कि वह कई दबे हुए राज खोल सकते हैं। अखिलेश ने छात्रों के साथ हुई कार्यवाही को लोकतंत्र में अस्वीकार बताते हुए इसकी तुलना हिटलरशाही से की है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की अधिक की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने लोधेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए धनराशि देने की घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार विकास के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी काम कर रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रदेश में 2 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा संभल रिपोर्ट और महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, परिवहन, गृह समेत कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। इसी कैबिनेट बैठक से छात्राओं के लिए भी एक बड़ी सौगात निकली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, जिनके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए तक है। योजना से करीब 50,000 छात्राओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि स्कूटी के साथ सरकार पेट्रोल और हेलमेट भी उपलब्ध कराएगी। वहीं दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा रादौल के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर ऐसा फार्मूला अपनाया जा सकता है जिसमें सिंबल रादौल का और उम्मीदवार भाजपा का होगा। हालांकि सीटों की संख्या और उम्मीदवारों को लेकर दोनों दलों के बीच अंतिम सहमति बनना अभी बाकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के साथ केदारखंड, महालय मिशन, मानसखंड, माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलज्यू कॉरिडोर और विवेकानंद कॉरिडोर जैसी कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा। इसके अलावा विकास नगर क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए जन सहयोग से भव्य मंदिर कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोला गोकर्णनाथ में भव्य कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है, जबकि मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है। सोनम वांगचुक का अनशन अस्पताल में भी जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी टीम के साथ दोबारा जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर संसद मार्च करने का ऐलान भी किया है। लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस ने भी कार्यवाही तेज कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और सरकारी वाहनों समेत कई जगह तोड़फोड़ की गई है। कर्नाट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में 2 FIR दर्ज की गई है। पुलिस अब वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर कथित पत्थरबाजों और उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। CJP के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री इस मामले पर खामोश क्यों हैं। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुई कार्यवाही की आलोचना करते हुए PM मोदी से छात्रों से माफी मांगने की मांग की है। राजनीतिक नेताओं के बाद अब बॉलीवुड से भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठी है। अभिनेता सोनू सूद ने युवाओं और छात्रों के समर्थन में सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं गले लगाने वाले हाथ चाहिए। उनके इस बयान को छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्यवाही के विरोध और युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर अब जांच की दिशा एक अलग एंगल की तरफ बढ़ रही है।
कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन के उग्र होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इसके पीछे कथित टूल किट और बाहरी तथ्यों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए कुछ प्रदर्शनकारी छात्र नहीं थे। वहीं कई संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल से कथित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाए जाने की भी जाँच की जा रही है। कुछ अकाउंट्स के पाकिस्तान से संचालित होने का संदेह जताया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सियासत की तमाम हलचलों के बाद अब एक नजर देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। यूक्रेन के ओडेसा तट के पास कार्गो जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए कथित रूसी मिसाइल हमले में 4 भारतीय की मौत की खबर है। इनमें केरल के कासरगोड निवासी 26 वर्ष नाविक अखिल जोयन भी शामिल थे। अखिल की शादी 2 महीने बाद होने वाली थी और सगाई के बाद वह करीब 1 महीने पहले ही काम पर लौटे थे। उनकी मौत की खबर से परिवार और इलाके में शोक का माहौल है। अमेरिका ईरान संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि लगातार 10वीं रात ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, समुद्री ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए गए। अमेरिका का दावा है कि मई की शुरुआत से अब तक उसने होर्मुज से करीब 900 कमर्शियल जहाजों और 45 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सुरक्षित आवाजाही में मदद की है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक नागरिक कार्गो जहाज पर हुए कथित रूसी मिसाइली हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत और एक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। भारत ने घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए नई दिल्ली में रूसी राजदूत को तलब कर जवाबदेही मांगी है। वहीं यूक्रेन ने भी हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की मांग की है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका में कर्मचारियों की संख्या घट रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू जर्सी में 739 पद प्रभावित हुए हैं, जबकि टेक्सास के प्लानो ऑफिस में भी करीब 100 कर्मियों की छटनी की खबर है। कंपनी कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण का विकल्प दे रही है। बताया जा रहा है कि सैमसंग अपना अमेरिकी मुख्यालय न्यू जर्सी के टेक्सास स्थानांतरित कर रही है। हालांकि कंपनी का सेमीकंडक्टर कारोबार इस कटौती से प्रभावित नहीं बताया गया। अब देश दुनिया से रुख करते हैं मौसम का, जहां कई राज्यों में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 जिलों में 3,63,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 580 गांव जलमग्न हैं और 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया है। वहीं गुवाहाटी में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। असम के बाद अब सिक्किम, जहां भूखलन ने बड़ी त्रासदी खड़ी कर दी है। सिक्किम के नामची जिले में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन समरदुंग सुरंग का प्रवेश द्वार बंद हो गया, जिससे 27 मजदूरों के फंसने की खबर है। अब तक 10 मजदूरों की मौत की सूचना है, जबकि अन्य को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में कथित मीथेन गैस रिसाव के कारण बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही। अधिकारियों के मुताबिक फंसे मजदूरों की वास्तविक संख्या में बदलाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुल 63 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और करीब 60 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार बारिश से सरयू, महाकाली, लधिया और लोहावती नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जबकि टनकपुर और बनबसा में शारदा नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर आपदा टीमों को तैनात किया है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बच्चों व मवेशियों को सुरक्षित रखने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त देहरादून मंसूरी मार्ग को बहाल करने के लिए PWD की टीम ने रात भर काम किया। अब यहां अस्थायी डायवर्जन तैयार कर दिया गया है और फिलहाल वाहनों की सीमित आवाजाही अनुमति दी गई है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। मौसम के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जिनका सीधा असर आपकी जेब, सफर और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने या गाड़ियों के बंद पड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सरकार के मुताबिक देश में 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें चल रही हैं। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण लागू करने से पहले विभिन्न एजेंसियों और वाहनों निर्माताओं के साथ अध्ययन और परीक्षण किए गए थे।
ईडी ने युवाओं के प्रति आतंकी संगठन आईएसआई के कथित तौर पर भर्ती करने और फंडिंग से जुड़े मामले में कर्नाटक के बेंगलुरु समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि कुछ युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेलकर तुर्की के रास्ते सीरिया भेजने में मदद की गई। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग और फंडिंग नेटवर्क की जाँच कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में परिवहन विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 10 लग्जरी स्लीपर बसों की जांच की। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 6 बसों के चालान काटकर करीब 85,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि गंभीर अनियमितताओं और अनधिकृत बदलाव के चलते 4 बसों को मौके पर सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ऐसी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। एयर इंडिया समूह अगले 18 महीनों में 50 से 60 नए विमान अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी निपुण अग्रवाल के मुताबिक सप्लाई चेन की दिक्कतों, ईंधन कीमतों और भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद एयरलाइंस की विस्तार योजना आगे बढ़ रही। टाटा समूह के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया लगातार अपने बेड़े में और सेवाओं को मजबूत करने पर काम कर रही है। देश में जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सीईए अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद के मुताबिक 2032-33 तक 13 से 14 हजार मेगावाट क्षमता वाली नई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीद है। सरकार इस साल 2.6 गीगावाट और अगले साल 2.9 गीगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी लेकर चल रही है। इसके लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोगों के लिए एनएचआई ने डिजिटल लोकल पास की सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से संबंधित टोल प्लाजा पर 1 महीने तक नियमों के तहत सफर किया जा सकेगा और पास के लिए बार बार टोल प्लाजा जाने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली के यूईआर सेकंड स्थित मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा से शुरू की गई है। आगे अन्य टोल प्लाजा तक विस्तार की योजना है। ईपीएफओ और एलआईसी के पास करीब 16,450 करोड़ की ऐसी रकम पड़ी है जिस पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया। सरकार ने संसद में बताया कि मार्च 2026 तक अकेले ईपीएफओ के निष्क्रिय खाते में करीब 9,330 करोड़ जमा है। बाकी रकम एलआईसी की अनक्लेमेड पॉलिसी से जुड़ी बताई गई है। ऐसे में पुराने पीएफ खातों और बीमा पॉलिसियों की जाँच करना जरूरी हो सकता है। मध्य प्रदेश के रीवा में सरकारी स्कूलों के लिए आई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के करीब 450 बंडल गोदाम से गायब मिलने का मामला सामने आया है। इन किताबों की कीमत करीब 35 से 36 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में चोरहटा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं भोपाल से पहुंची विशेष जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर सरकारी किताबें कहां गई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। रितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण में अनुपम खेर भी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह फिल्म में जटायु के किरदार को अपनी आवाज देंगे। इससे पहले इस किरदार की आवाज को लेकर अमिताभ बच्चन का नाम चर्चा में था। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, एशियन लीजेंड लीग 2026 के दूसरे सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 30 जुलाई से जाम्बिया के लुसाका में होगी और इसमें कुल 6 टीमें और 15 मुकाबले खेली जाएगी। भारत पाकिस्तान मुकाबले की तारीख और समय भी आधिकारिक शेड्यूल में घोषित कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम 23 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मुकाबला खेलेगी। युवा खिलाड़ियों से सजी टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के ओपनिंग करने की संभावना जताई जाए। वहीं ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, उप कप्तान तिलक वर्मा और शिवम दुबे भी प्लेइंग 11 की दौड़ में बताया जा रहा है। इस मुकाबले में कुछ युवा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका भी मिल सकता है। खेल के मैदान से अब रुक करते हैं आस्था की खबरों का, क्योंकि सावन के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कांवड़ के आकार को लेकर नए नियम तय किए हैं। अब कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट होगी। जिले की सीमाओं पर हाइट गेज लगाए जाएंगे और तय सीमा से बड़ी कांवड़ को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रशासन ने सभी कांवड़ समितियों और शिव भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की है। और इसी के साथ आज की तमाम बड़ी और जरूरी खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। देश दुनिया की हर बड़ी हलचल और काम की खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन ब्यूरो के साथ। फिर मिलेंगे खबरों के नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।